नागरिकता में से आप लोग जानते हैं कि नागरिकता एक प्रकार का एक राजनीतिक अधिकार होता है लोगों के पास जो देश के निवासी होते हैं। और नागरिकता का जो चैप्टर है दो बार आपको पढ़ना पड़ता है। एक तो आप पढ़ते हो आईजीपी में भारतीय शासन और राजनीति के चैप्टर में नागरिकता संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में जो नागरिकता के प्रोविजन है वो नागरिकता है। और यहाँ जो नागरिकता है पॉलिटिकल फिलोसफिकल नागरिकता है। अवधारणा क्या है, नागरिकता की रोमन संकल्पना क्या थी, अरिस्टोटल ने क्या कहा, गांधी की संकल्पना क्या है नागरिकता को लेकर, और नागरिकता को लेकर उदारवादियों क्या विचार है, नारीवादियों क्या विचार है, नागरिकता का क्या प्रोविजन है, क्या सिटीजनशिप की डायमेंशन है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो यहाँ मैं आपको पहले बताऊंगा कि नागरिकता है क्या। तो नागरिकता क्या है, अगर नागरिकता की बात करें तो नागरिकता का परिचय जो पीछे लिखा हुआ है आपको मिल जाएगा फाइल में। नागरिकता एक प्रकार से किसी भी देश के नागरिकों के पास, जैसे मैं इस कंट्री का नागरिक हूँ, आप इस कंट्री के नागरिक हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इस कंट्री के जो पॉलिटिकल राइट है वो हमारे पास है, यानी राजनीतिक अधिकार जो है वो हमें प्राप्त है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि इस कंट्री में वोट डालने का अधिकार है तो हमें मिला है, किसी दूसरी कंट्री का नागरिक हमारी कंट्री में आएगा तो उसको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझो कि नागरिकता का मतलब होता है कि जिस कंट्री के लोगों के पास जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वो वहां के लोगों को प्राप्त होते हैं, तो नागरिकों को मिलते हैं। अब नागरिकता के अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है राष्ट्रीय, नेशनलिटी क्या होता है, राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता और नागरिकता में टेक्निकल डिफरेंस है। राष्ट्रीयता हर आदमी के पास है, हमारी कंट्री में छोटा बच्चा भी 5 साल का 8 साल का इंडियन नेशनल है, वो राष्ट्रगत है। लेकिन नागरिकता भी उसको प्राप्त है, कुछ पर राइट्स उसको प्राप्त नहीं होते। तो राष्ट्रीयता एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, यानी हमारे देश में मैं भी भारतीय हूँ, आप भी भारतीय हैं, हो सकता है किसी के पास नागरिकता के जो अधिकार उसे प्राप्त ना हो, लेकिन राष्ट्रीय सबको प्राप्त होती है। इससे पहले महिलाओं को नागरिकता प्राप्त नहीं थी, राष्ट्रीयता प्राप्त हुआ करती थी। तो दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है। आइए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या है। नागरिकता की अवधारणा नागरिकता का व्यक्ति और राज्य के बीच के कानूनी संबंधों को दर्शाती है। जो राज्य है और व्यक्ति है उसके बीच में जो कानूनी संबंध है उनको दर्शाती है नागरिकता। तो आपको क्या कानूनी अधिकार मिले हुए नागरिकता आपको बताती है। नागरिकता की अवधारणा एक व्यक्ति की स्थिति को परिभाषित करती है जिसमें उसी किसी संप्रभु राज्य राष्ट्र का कानूनी सदस्य मानता प्राप्तांग माना जाता है। यानी एक व्यक्ति की स्थिति, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हो तो आपकी स्थिति को परिभाषित करती है कि देश के साथ आपके क्या संबंध है, यानी इंडिया का क्या संबंध है मेरे साथ और क्या इस कंट्री से मुझे मिल रहा है, ये नागरिकता के बारे में है। नागरिकता की अवधारणा नागरिकता को अधिकारों और कर्तव्यों के संबंधों से रूप में देखा जाता है। अब जैसे नागरिक है तो आपके अधिकार भी होंगे, आपके कर्तव्य भी होंगे। नागरिकता की अवधारणा टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिकता किसी राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और समान सदस्यता है। ठीक है, क्लियर। नागरिकता की अवधारणा प्रारंभिक नागरिकता का स्वरूप सीमित और बहिष्कारी था, यानी बहुत सीमित नागरिकता थी, महिलाओं को नहीं थी, दासों को नहीं थी, केवल संपत्ति के आधार पर थी, शिक्षा के आधार पर थी। लेकिन वर्तमान समय नागरिकता की जो अवधारणा है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। नागरिकता और राष्ट्रीयता में क्या डिफरेंस होता है, इस मेजर क्वेश्चन जनरली से बच्चे पूछते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। ये जानने काम आते हैं, बच्चे बीए पढ़ रहे हैं, एमए पढ़ रहे हैं, उन्हें काम आता है, लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। नागरिकता की अवधारणा कानूनी दृष्टि से नागरिकता और राष्ट्रीयता में समानता है, दोनों एक ही चीज है। आप नागरिक हो, आपकी राष्ट्रीयता भी भारतीय है, परंतु वैचारिक रूप से दोनों में भिन्नता है, क्योंकि नागरिकता जो होता है राष्ट्रीय लेवल पर होती है और राष्ट्रीयता इंटरनेशनल लेवल पर होती है कि आप भारत के राष्ट्र के नागरिक हो। नागरिकता की अवधारणा नागरिकता राज्य के आंतरिक राजनीतिक जीवन पर केंद्रित करती है, राज्य आपको क्या दे रहा है, जबकि राष्ट्रीयता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार और पहचान का विषय है। जैसे मैं कहीं जाऊंगा तो मैं बोलूंगा मैं इंडियन नेशनल, मैं भारत के राष्ट्र का व्यक्ति हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर जो देखोगे तो नागरिक सब नागरिक हैं, सब राष्ट्र इंडिया सबका, वहाँ जो डायमेंशन है वो नागरिकता का देखने को मिलता है। नागरिकता की अवधारणा ऐतिहासिक रूप से लिंग, वर्ग, जाति, धर्म और अन्य कारकों के आधार पर कोई व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित किया गया है। पहले ही होता था, किसी जाति के लोगों को नागरिकता नहीं मिलती, धर्म नहीं मिलता था, महिलाओं को नागरिकता नहीं मिलती थी, दासों को नागरिकता नहीं मिलती थी, तो उसके बारे में पता चला। नागरिक अधिकार क्या क्या होते हैं, देखो नागरिक अधिकार होते हैं, राजनीतिक अधिकार होता है, एक सामाजिक अधिकार होते हैं। अब नागरिक अधिकार जैसे फंडामेंटल राइट्स है तो नागरिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार ये आपका राजनीतिक अधिकार है, और सामाजिक अधिकार अस्पृश्यता का अंत करना, ये करना वो करना, ये आपके सामाजिक अधिकार है। तो नागरिकों को तीन प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा ना, ये लिखा है नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार एक होता है नागरिक अधिकार, एक होता है राजनीतिक अधिकार और एक होता है सामाजिक अधिकार। ये देखो तो नागरिकता के निर्धारित तत्व क्या क्या होते हैं, यानी आप कैसे पहचानोगे कि नागरिकता है, कैसे कैसे नागरिकता दी जाती है। तो नागरिकता की सारी फंडामेंटल है। फॉर एग्जाम्पल नागरिकता जो है वो कई बार प्राकृतिक नागरिकता का प्रावधान होता है, जिस आदमी का जन्म जहाँ हो गया वहां का नागरिक हो गया, तो इसे कहते हैं प्राकृतिक नागरिकता, जन्म से नागरिकता। एक होती है नागरिकता आपने ले ली पंजीकरण के माध्यम से। हमारे संविधान में तो 5 प्रकार की नागरिकता ग्रहण करने के प्रोसीजर है, लेकिन इस चैप्टर में आप देखोगे 2 प्रकार के मुख्य नागरिकता का जन्म नागरिक वे व्यक्ति होते हैं जिनका जन्म किसी राज्य के नागरिक के रूप में हुआ। आप इंडिया में पैदा हुए, इंडिया के नागरिक हो गए। नागरिकता का जन्म स्थान जस सोली और वंशानुगत अधिकार जस सेंट के आधार पर किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, जस सोली और जस सेंट जूनियस इसके आधार पर होता है, यानी आपके वंश के आधार पे और आपके जन्म के आधार पे। आपका जन्म हुआ तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, आपके माता पिता का जन्म हुआ तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। किसी व्यक्ति का उस देश में जन्म होना ये सिद्धांत ब्रिटेन से प्राप्त हुआ है कि उसे नागरिकता मिल जाती है। इंडिया में भी यही प्रोविजन है। यदि व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक दोनों संबंध राज्य के नागरिक है तो ऐसे व्यक्ति के बच्चे जो जन्म लेंगे, जैसे माता पिता कोई भी होगी तो उसे भी नागरिकता का अधिकार होगा। तो प्राकृतिक जन्म नागरिकता में 2 प्रकार की चीज आती है, या तो बच्चे का जन्म हुआ हो या बच्चे के माता पिता का जन्म हुआ हो, उसे नागरिकता प्राप्त नागरिकता से मिल जाती है। एक आता है स्वाभाविक नागरिक, ये कैसे होता है, ये पंजीकरण के माध्यम से होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे विदेशी व्यक्ति जिन्हें संबंधित देश की नागरिकता दी जाती है, इसका तरीका क्या है,
इसका तरीका है कि कोई व्यक्ति हमारी इंडिया की लड़की से विवाह कर ले तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। अब इंडिया की पर्सपेक्टिव में आप पढ़ोगे तो इस चैप्टर में पढ़ने का फायदा नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी कंट्री में प्रवेश किया है और वो निवास कर रहा है तो उसे हमारे देश की नागरिकता मिल जाती है, शरणार्थी को नागरिकता दी जाती है, या कहीं किसी देश में द्वैत नागरिकता का प्रोविजन भी होता है जैसे हमारी कंट्री में नहीं है, तो पंजीकरण के माध्यम से सरकार नागरिकता दे दे या कोई विवाह कर ले, तो इस प्रकार की नागरिकता का जो प्रोविजन है स्वाभाविक नागरिक कहते हैं इसको। अब नागरिकता की अवधारणा, इसका विकास कैसे हुआ है, नागरिकता कैसे कैसे डेवलप हुई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नागरिकता के बारे में ना पहले नागरिकता बड़ा ही संकीर्ण विचार था। पहले नागरिकता बहुत कम लोगों को प्रदान की जाती थी, लेकिन समय काल के अनुसार नागरिकता का दायरा बढ़ाया गया और वर्तमान समय में नागरिकता का दायरा बहुत बड़ा है। हमारी कंट्री में जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर नागरिकता के संबंध में कोई भेदभाव नहीं है। जो कि आप पहले की बातचीत करोगे, पहले के समय में नागरिकता को लेकर भेदभाव था कि भाई आपकी जाति पर थी, धर्म पर थी, महिलाओं को थी, पुरुषों को थी, पैसे वालों को थी, गरीबों को नहीं थी, पढ़े लिखों को थी, दासों को नहीं थी। तो उसका विकास कैसे हुआ, उसमें कई प्रकार के कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप देखिए ग्रीस का नागरिकता कॉन्सेप्ट है, अरिस्टोटल का नागरिकता कॉन्सेप्ट है, रोमन की अवधारणाएं, फिर पुनर्जागरण काल आया, यह नागरिकता के विचार है। तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो प्राचीन ग्रीस की अगर बात करें, प्राचीन समय में ग्रीस, नागरिकता का उदय प्राचीन ग्रीस में हुआ जहां इसे समुदाय के राजनीतिक जीवन की भागीदारी के रूप में देखा गया। अगर कोई व्यक्ति उस समुदाय का हिस्सा है तो वो राजनीतिक जीवन जीत पा रहा है, अगर उसके बाद नागरिकता है, पॉलिटिकल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वोट देने का अधिकार नागरिकों के पास था। नागरिकता की अवधारणा ग्रीस वासियों का मानना था कि राजनीतिक जीवन में सहभागिता मनुष्य के बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का अनिवार्य घटक है। यानी अगर कोई व्यक्ति नागरिक है तो वोट देगा, और जब वो वोट देगा तो उसका जो बौद्धिक विकास होगा, और जब व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता करता है, मतदान करता है, तो उसकी बौद्धिक प्रक्रिया का विकास होता है, उसकी बौद्धिक प्रक्रिया का विकास होता है और उसका आध्यात्मिक विकास होता है। इसीलिए नागरिकता का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो नागरिक उस समय वो लोग हुआ करते थे जिनके पास वोट डालने का अधिकार था, जो राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करते थे। अब वोट डालने का मतलब ये मत मानना कि वोट तो राजा चुन रहे, नहीं। नागरिकता का पहले जो कॉन्सेप्ट था वो था कि जब लोग अपनी राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी ले लें, जैसे कोई राजा है तो राजा के साथ विचार विमर्श करके राजा बातचीत कर रहा है, राजा की जो लोग मदद कर रहे हैं वो सब लोग हो गए। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कहा है, अरस्तु ने कहा है कि नागरिकता की अवधारणा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए राजनीतिक मामलों में भाग लेना आवश्यक है। और राजनीतिक मामलों में कौन आदमी भाग लेगा, जो आदमी भाग लेते थे उन्हें नागरिक कहा जाता था। नागरिकता की अवधारणा जिनकी परिभाषा के अनुसार नागरिक वो व्यक्ति है जिसे विमर्श और न्यायिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। विचार विमर्श नागरिक कार्य कैसे होंगे। नागरिकता की अवधारणा अरस्तु ने यह भी तर्क दिया कि प्रत्येक व्यक्ति नागरिक बनने के योग्य नहीं होता। अरस्तु मानता था आदमी नागरिक बनना चाहिए। इनकी संकीर्ण जो था नागरिकता कॉन्सेप्ट था, नागरिकता की अवधारणा राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया में भागीदारी के लिए व्यक्ति में विशेष प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। नागरिकता की अवधारणा ग्रीक प्रणाली में नागरिक कुछ चुने हुए लोगों तक ही सीमित थे। ऐसा नहीं हर आदमी नागरिक बन जाएगा, क्योंकि नागरिक क्या करेगा, अपनी राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता करेगा। और राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता करने का जो अधिकार है, भाई अगर आप चाहते हो कि आप राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता करो, तो राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता करने का जो अधिकार है वो कुछ निश्चित लोगों को प्राप्त है, समस्त लोगों को प्राप्त नहीं है। ये बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब रोमन अवधारणा क्या कहती है, तो रोमन्स उन्होंने कहा कि नागरिकता की अवधारणा रोम वासियों ने नागरिकता को विकसित किया, इसे अधिक समतामूलक बनाया और पहले की तुलना में व्यापक अधिकार प्रदान किए नागरिकों को। नागरिकता की अवधारणा में रोमन नागरिकों को नियोजन और कारोबार का अधिकार भी था। यानी सिर्फ ऐसा नहीं भागीदारी लेनी है, अपना काम भी कर सकते हैं नागरिक, कारोबार भी कर सकते हैं। और जो गैर नागरिक थे उससे वंचित थे। यानी फॉर एग्जांपल इनको जैसे नियोजन है, आज हमारी कंट्री में आर्टिकल 16 है, तो आर्टिकल 16 जो है नियोजन का अधिकार हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये कॉन्सेप्ट रोमन ही है। नागरिकता की अवधारणा 4वीं सदी में रोम वासियों ने गैर गुलाम पुरुषों और रोमन नागरिकता प्रदान कर दी, जिससे नागरिकता का पहुंच और व्यापक हो गई। तो रोम में नागरिकता का और बड़ा कॉन्सेप्ट आया, बजाय अरस्तु के और बड़ा कॉन्सेप्ट आया। पुनर्जागरण काल में नागरिकता और विकसित हुई। 13वीं-14वीं शताब्दी में मैकियावेली और बोंदा जैसे विचारकों ने यूरोप में लोकतांत्रिक राज्य और नागरिकता के विचार पर पुनर्जीवित किया। और जब लोकतंत्र आएगा तो नागरिकों की बात होगी, और जब नागरिकों की बात होगी तो अधिक से अधिक लोगों को नागरिकता प्रदान करी जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र की जड़ी नागरिक है। तो पुनर्जागरण काल में चाहे ये बोंद्रा हो, मैकियावेली का मानना था कि सरकार को सर्वोत्तम स्वरूप गणराज्य है, और गणराज्य में सरकार सीधी जनता की भागीदारी चाहिए। और जनता का मतलब क्या है, जनता का मतलब नागरिक है, तो नागरिकों की सरकार में डायरेक्ट भागीदारी की बात करता है। तो और बड़ा डेवलपमेंट हुआ, बड़ा विकास हुआ। गणराज्य सिद्धांत, नागरिकता की अवधारणा गणराज्य परंपरा को नागरिकों की भागीदारी और नागरिक सुशासन पर बल देती है कि भाई गणराज्य क्या होता है, या राजा इलेक्टेड हो, आपका जनता सरकार में भागीदारी ले, तो ये भी नागरिकता पे बल देती है। नागरिकता की अवधारणा नीति निर्माण के विचार विमर्श और सक्रिय भागीदारी की वकालत करती है। नागरिकता की अवधारणा उदारवादियों के विपरीत यह नागरिकता को केवल कानून द्वारा संरक्षित अधिकार के रूप में नहीं देखती। उदारवादी कहते हैं कि नागरिकता सिर्फ वो लोग हैं, अवधारणा है कि जिन लोगों को कानून का संरक्षण प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं है। तो ऐसा ये नहीं मानते। ये कहते हैं नागरिकता का कॉन्सेप्ट है कि जो व्यक्ति नागरिक है वो कानून निर्क्रिया में भाग ले। नागरिकता की अवधारणा उदारवादी सिद्धांत प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन करता है, जो गणराज्य विचारशील लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। ये नागरिकता की अवधारणा है, ये गणराज्य विचारशील लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट हो गया। मुक्तिवादी सिद्धांत, नागरिकता की अवधारणा 1989 में मार्गरेट थैचर के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सरकार ने सिद्धांत को बढ़ावा दिया। तो देखो मेरी बात समझने को, गणराज्य सिद्धांत में आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है, बस एक बात करनी है कि नागरिकों को गणराज्य कॉन्सेप्ट में डेमोक्रेसी होती है एक प्रकार से, और वहां जनता ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो नागरिकों को भागीदारी मिलनी चाहिए, उसके बारे में बातचीत करती है।
मुक्तिवादी सिद्धांत नागरिकता की अवधारणा 1989 में मार्गरेट थैचर की सरकार ब्रिटिश सरकार ने सिद्धांत को बढ़ावा दिया। नागरिकता की अवधारणा सिद्धांत के अनुसार लोग सार्वजनिक पुनर्वितरण के बजाय निजी गतिविधियों के माध्यम से अपने मूल्यों और वरीयताओं को आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या मुक्तिवादी सिद्धांत है कि जब तक आप किसी व्यक्ति को पर्सनल लेवल पर महत्व तो नहीं दोगे बजाय सार्वजनिक गतिविधियों के, तो इतना आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। इसने कहा कि निजी गतिविधियों के व्यक्ति माध्यम से व्यक्ति को वरीयताएं जो दोगे तो चीजें आगे बढ़ती है। अगर निजी गतिविधियों में ध्यान नहीं दोगे, निजी गतिविधियां, तो निजी गतिविधि क्या है, यानी आप किसी व्यक्ति को नागरिकता दे दो, उससे आदमी क्या होगा, ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा, वोट डालने का अधिकार किसी व्यक्ति का अधिकार है। नागरिकता की अवधारणा नागरिकता को मुक्त विकल्प और अनुबंध का उत्पाद बनाया। नागरिकता की अवधारणा में रॉबर्ट नॉजिक इसके प्रमुख समर्थक थे। नागरिकता की अवधारणा में दिया कि व्यक्ति अपने मूल्यों और वरीयताओं को प्राप्त करने के लिए निजी गतिविधियों और संघ का सहारा लेता है। यानी पहले आप व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि समाज से ज्यादा अगर व्यक्ति को महत्व दोगे तो व्यक्ति को महत्व नागरिकता के माध्यम से मिलेगा। नागरिकता की अवधारणा यह सिद्धांत उद्यमशील स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है और संपत्ति अर्जित करने के अधिकार पर बल देता है। ठीक है, संपत्ति का बल देता है क्योंकि व्यक्तिवाद आ गया ना, और जब व्यक्तिवाद आएगा तो व्यक्ति क्या करेगा, अपना विकास करेगा, स्वतंत्रता की बात करेगा, अपने आप को प्राथमिकता देगा, संपत्ति अर्जित करने की बात करेगा। तो ये मार्गरेट थैचर ने कहा मुक्तिवादी सिद्धांत, यानी आदमी को आप समूह से मुक्त करके उसे इंडिविजुअल यूनिट बनाओ और उसको नागरिकता दो, जिससे क्या वो अपना डेवलपमेंट करे, अपना विकास करे। अब समुदायवादी क्या लोग मानते हैं कि इसका जस्ट उल्टा है, समुदायवाद मुक्तिवाद का उल्टा है। नागरिकता की अवधारणा समुदायवादी तक देते हैं कि व्यक्ति का अस्तित्व समुदाय से पहले नहीं है, इस समुदाय को इंपॉर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं आदमी इंपॉर्टेंट है और ये कहते हैं समुदाय इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति का इंपॉर्टेंस समुदाय से पहले नहीं है। नागरिकता की अवधारणा मानते हैं कि उदारवादियों ने समुदाय के प्रति कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की अनदेखी की है, क्योंकि बात सही है, क्योंकि क्या होता है, उदारवादी हमेशा व्यक्ति को महत्व देता है और व्यक्ति को महत्व देगा तो समुदाय की बातचीत नहीं करेगा। नागरिकता की अवधारणा में स्किनर ने कहा कि व्यक्ति स्वतंत्रता और सार्वजनिक सेवा के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। अगर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता पर ध्यान दे और साथ में सार्वजनिक सेवा करे, समुदाय का भी व्यवहार करे, समुदाय का कल्याण की बात करे, ये व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। नागरिकता की अवधारणा सिद्धांत के अनुसार नागरिक वो व्यक्ति जो राजनीतिक बहस और निर्णय में सक्रिय भागीदारी करता है, लेकिन समुदाय के लिए, अपने लिए नहीं। नागरिकता की अवधारणा में नागरिक को समुदाय के साथ अपनी पहचान स्थापित करनी चाहिए और दूसरों के प्रति सम्मान और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण दिखाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही जस्ट उल्टा है मुक्तिवाद में, उदारवादियों में। यानी आदमी को समुदाय के साथ अपनी पहचान स्थापित करनी चाहिए और दूसरों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण दिखाना चाहिए। नागरिकता की अवधारणा में बिल किवलिका ने अपनी पुस्तक बहु संस्कृति नागरिकता अल्पसंख्यक अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत में तर्क दिया है कि अल्पसंख्यक संस्कृतियों के लिए सामूहिक अधिकार उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप हो सकते हैं। यानी सामूहिक अधिकार ही अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ा सकते हैं। अल्पसंख्यक जाति को समाज में अच्छा करें तो उन्हें कलेक्टिव राइट्स यानी सामूहिक अधिकारों पर जोर देना। बात समझ आई या नहीं आई, बोलो भाई। तो ये समुदायवादी यानी समुदाय की बात करते हैं। अब मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है, यानी समुदायवादी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दो, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो रिजल्ट मिले वो समुदाय को मिलना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है। नागरिकता की अवधारणा मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार नागरिकता से जुड़े अधिकार वर्ग संघर्ष का परिणाम है। यानी जो नागरिकता के अधिकारों की लोग मांग कर रहे हैं वर्ग संघर्ष का परिणाम है, यानी लोगों ने लड़ाई लड़ी, अब नागरिकता की बात करने लगे। नागरिकता की अवधारणा कमजोर आर्थिक वर्ग शक्तिशाली वर्गों के प्रभुत्व के कारण अपने नागरिक अधिकारों को सही उपयोग नहीं कर पाते। यानी नागरिकता में जो कमजोर वर्ग है बेचारे वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते और शक्तिशाली वर्ग अपने अधिकारों का प्रयोग कर लेता है। नागरिकता की अवधारणा के मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य क्रांति के बाद समाप्त हो जाएगा और नागरिकता की अवधारणा अस्थायी है, यानी कोई जरूरी नहीं है नागरिकता लोग रहेंगे। राज्य खत्म हो गया क्रांति के बाद। मार्क्स का विचार कुछ ऐसा ही था। मार्क्स मानता है कि देखो वर्ग संघर्ष होगा, राज्य खत्म हो जाएगा। नागरिकता की अवधारणा लेनिन के सोवियत संविधान में राज्य और नागरिक शब्दों को हटा दिया था, लेकिन स्टालिन ने 1936 से बहाल किया। नागरिकता की अवधारणा के तनी इंडिविजुअल्स ने बताया कि आधुनिक लोकतंत्र नागरिकता का विचार 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ है, जब राज्यों की जनसंख्या का निगरानी और उनके आंकड़ों का संग्रह शुरू किया। तो ये मार्क्सवादी नागरिकता को अस्थायी मानते हैं। बेसिकली यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि मार्क्सवादी नागरिकता को अस्थायी मानते हैं, इसीलिए आप देखोगे लेनिन ने राज्य को भी नहीं मानते मार्क्सवादी और नागरिकता को भी नहीं मानते, दोनों अस्थायी चीज है। ये आप कॉन्सेप्ट आप मान सकते हैं। चलिए बहुलतावादी प्लुरलिस्ट क्या कहते हैं। नागरिकता की अवधारणा सिद्धांत नागरिकता को एक बहुआयामी और जुड़ी प्रक्रिया मानता है। नागरिकता की अवधारणा के अनुसार नागरिकता का सार व्यक्ति और समुदाय में एक पारस्परिक संबंध में है। ठीक है, नागरिकता की अवधारणा सिद्धांत नागरिकता को एक बहुआयामी प्रक्रिया मानता है। बहुलवादी कहते हैं बहुआयामी प्रक्रिया नागरिकता कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कहते हैं नागरिकता एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी कैसे, क्योंकि बहुलवाद में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। नागरिकता की अवधारणा के अनुसार नागरिकता का सार व्यक्ति और समुदाय के पारस्परिक संबंधों से, यानी व्यक्ति का समुदाय के साथ कैसा संबंध है, समुदाय मतलब राज्य हो गया। नागरिकता की अवधारणा डेविड हेल के अनुसार नागरिकता का अर्थ किसी व्यक्ति के समुदाय के खिलाफ अपने कुछ अधिकारों का दावा कर सकता है और समुदाय के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भी करता है। तो ये भी समुदाय की बात करता है। भाई अगर आप नागरिक हैं तो आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं समुदाय से, तो समुदाय के प्रति आपके कर्तव्य भी है। नागरिकता की अवधारणा या सिद्धांत जाति, लिंग, धर्म, संपत्ति, आय जैसे आधारों पर भेदभाव को समाप्त करने का बल देता है। बेसिक बात आप इसे पढ़ लेना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं नारीवादी और गांधी के विचार, और नारीवादी इंपॉर्टेंट है। नारीवादियों का मानना है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में पुरुषों के प्रभुत्व के कारण महिलाओं दूसरे श्रेणी की नागरिक बनी हुई है और पहले नागरिकताओं की महिलाओं के पास नागरिकता थी भी नहीं, क्योंकि हर जगह पुरुष ही सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक, राजनीतिक, निजी, घरेलू क्षेत्रों के बीच भेदभाव को चुनौती दी। 70 के दशक में महिलाओं के आंदोलन का प्रमुख नारा था व्यक्तिगत ही राजनीति है, क्योंकि ये मानते थे कि नहीं, महिलाएं तो व्यक्तिगत नहीं है,
सपोर्टिव है कि नहीं, महिलाओं का ही सम्मान राजनीति है, व्यक्तिगत राजनीति है। जीएस मिल ने तर्क दिया कि सामंती परिवार महिलाओं को समान नागरिकता के अधिकार अवसर प्रदान करता है। उदारवादी नारीवादी संवैधानिक सुधार के माध्यम से पुरुषों को घरेलू कार्यों में भाग लेने की प्रेरित करता है। समाजवादी नारीवादी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, गर्भपात, घरेलू श्रम अंतर समर्थन करता है। कट्टरपंथी नारीवादी महिलाओं को सक्रिय नागरिक बनाने के लिए उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक भागीदारी की मांग करता है। तो अलग अलग नारीवादी है, ये 3 प्रकार के नारीवादी विचारक है, आपने पढ़े। एक उदारवादी नारीवाद है, एक समाजवादी नारीवाद है, एक कट्टरपंथी नारीवाद है। जो उदारवादी नारीवाद है वो हमेशा एक ही बात करता है, आपने पढ़ा भी है, संवैधानिक सुधार की बात करता है उदारवाद। और ये कहता है कि संवैधानिक सुधारों के माध्यम से पुरुषों को घरेलू कार्यों में भाग लेने की प्रेरित करता है, संवैधानिक सुधारों के माध्यम से, तो महिलाओं को मजबूत करने की बात करता है। समाजवादी कहते हैं कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, गर्भपात, घरेलू श्रम की मान्यता का समर्थन करता है। और कट्टरपंथी कहता है कि महिलाओं को सक्रिय नागरिक बनाने के लिए उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी की मांग करनी चाहिए। तो ये तीनों प्रकार के नारीवाद है। कट्टरपंथी नारीवादी जो है इनका तरीका रेडिकल है थोड़ा सा, और ये कहते हैं कि भाई किसी तरीके से महिलाओं को कमान लेनी चाहिए, ये कहते हैं संवैधानिक तरीका से लेनी चाहिए, चाहते हैं समाज में बदलाव। तो नारीवादी भी नागरिकता के समर्थन में नागरिकता को व्यक्तिगत मानते हैं। ठीक है, चलिए गांधी के क्या है, नागरिकता पर गांधी के विचार सार्वजनिक कल्याण और सक्रिय नागरिकता पर आधारित है। उनके अनुसार अक्सर शक्तिशाली राज्य तंत्र नागरिकों के अत्याचार के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए राज्य में केंद्रीय की शक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर राज्य में केंद्रीय की शक्ति होगी तो क्या होगा, वो नागरिकों का अत्याचार होगा। तो वैसे भी नागरिक गांधी जी विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, इसीलिए गांधी जी जो है वो ग्राम स्वराज की बात करते हैं। गांधी ने नागरिकता के 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया, धर्म, नैतिक, कानून, कर्तव्य, अहिंसा, विचार और कर्म में अहिंसा, सत्य, सत्य, ईमानदारी। गांधी ने कहा कि देखो, गांधी नागरिकता को 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया है। गांधी कहता देखो, एक आता धर्म, नैतिक, कानून और कर्तव्य, यानी व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए, नैतिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दूसरा है कि अहिंसा के विचार और कर्म में अहिंसा होनी चाहिए, और सत्य और ईमानदारी, यानी प्रत्येक नागरिक में धर्म, कानून, कर्तव्य, अहिंसा, सत्य और ईमानदारी, इसका पालन करना चाहिए। उन्होंने विश्व नागरिकता की अवधारणा की वकालत की, जहां पूरी दुनिया एक समाज होगा और आप सब उसके नागरिक होंगे। यानी नागरिकता का जो गांधी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो विश्वव्यापी है। गांधी के शब्दों में स्थानीय स्वरूप में सोचे, विश्व स्तर पर कार्य करें, नागरिकता की अवधारणा है। यानी आपकी जो सोच हो उस स्थानीय स्तर पर आप सोचें कि लोगों का विकास कैसे हो, और विश्व स्तर पर आप कार्य करें। तो गांधी जो है वैश्विक ग्लोब के बारे में बातचीत करते हैं, वैश्विक गांव के बारे में बात करते हैं, और ये नागरिकता को वैश्विक मानते हैं, व्यापक मानते हैं, इनका कॉन्सेप्ट है। और नागरिकों को इन 3 आधारों पर मानचित करना है, धर्म का पालन करें, अहिंसा का, सत्य का। तो सत्य, अहिंसा और धर्म, ये वैसे भी आपने सुना होगा, धर्म को पालन करो, अहिंसा का पालन करो, सत्य बोलो, ये 3 कॉन्सेप्ट है। विश्व जननी विश्वव्यापी नागरिकता अभी ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। नागरिकता की अवधारणा को सनेका मानव जाति का समाज का विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार मानव जाति का समाज में सबसे व्यापक समाज है। प्रत्येक व्यक्ति को 2 समाज संबंधित है, वो समाज जिसमें वो जन्म लेता है और एक वैश्विक समाज। तो कहा 2 प्रकार की सोसाइटी होती है, एक जहां आपका जन्म हुआ है, जैसे भारत में जन्म हुआ, अमेरिका में जन्म हुआ, जहां आपका जन्म हुआ, और एक होता है ग्लोबल समाज। नागरिकता की अवधारणा भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम का भाव विश्व जननी नागरिकता के लक्षणों को प्राचीन काल से दर्शाता है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया ही हमारा कुटुंब है। तो 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है जहां पैदा हुए, एक पूरी दुनिया का विचार। तो महात्मा गांधी भी इसी को मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को, पूरी दुनिया ही हमारा विश्व है। अब एक तो थिंकर है, जैसे कांट है, कांट की नागरिकता वैश्विक नागरिकता के लिए यात्रा करना आवश्यक नहीं है। नागरिकता की अवधारणा विचार सार्वभौमिक अस्तित्व का हिस्सा है, जो मानव जाति के प्रति नैतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नागरिकता की अवधारणा एनिमल कांट के अनुसार वैश्विक नागरिकता के लिए यात्रा करना आवश्यक नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि आप इस कंट्री के नागरिक बनो, यहाँ के नागरिक बनो। जो व्यक्ति दुनिया में पैदा होता है तो जन्म से ही वैश्विक नागरिक होता है, सार्वभौमिक आधिपत्य का हिस्सा है। नागरिकता की अवधारणा ने कांट ने वैश्विक नागरिकता को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अधिकारों से जोड़ा है और अंततः शाश्वत शांति में परिणत होती है। तो कांट भी कैसा थिंकर है, हीगल, कांट, अब ये आदर्शवादी थिंकर है। तो ये वैश्विक नागरिकता की बात करते हैं, वैश्विक नागरिकता, ग्लोबल विचार। चार्ल्स बीटर्स का दृष्टिकोण, नागरिकता की अवधारणा चार्ल्स बीटर्स ने वैश्विक नागरिकता को 2 में वर्गीकृत किया। पहला संस्थागत वैश्विक नागरिकता, दूसरा नैतिक वैश्विक नागरिकता। संस्थागत यानी वैश्विक व्यवस्था के लिए एक राजनीतिक आदर्श, और दूसरा नैतिक वैश्विक नागरिकता जो हमारे व्यक्तिगत आचरण से सीमित करती है। ये 2 प्रकार की नागरिकता ही कॉन्सेप्ट है। एक होता है संस्थागत वैश्विक नागरिकता, जैसे यूएनओ है, उसके माध्यम से पूरी दुनिया कंट्रोल होती है, तो संस्थागत वैश्विक नागरिकता है। नैतिक वैश्विक नागरिकता जो हमारे व्यक्तिगत आचरण को सीमित करती है, तो कहते हैं नैतिक वैश्विक नागरिकता। नैतिक वैश्विक का मतलब क्या है कि जो हमारे आचरण को सीमित करती है उसको हम नाम देते हैं नैतिक वैश्विक नागरिकता। नागरिकता की अवधारणा के अनुसार नैतिक और संस्थागत वैश्विक नागरिकता हमेशा समान विचारों पर आधारित नहीं होती। तो नैतिक यानी आपकी नैतिकता जो आपको कंट्रोल करती है, बड़ी संस्था है जो आपको कंट्रोल करती है। तो संस्थागत वैश्विक नागरिकता, नैतिक वैश्विक नागरिकता, 2 कॉन्सेप्ट आपको याद कर लेने, बस ज्यादा खास नहीं है। थॉमस पॉज का दृष्टिकोण, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है, अभी आप देख लो। नागरिकता की अवधारणा थॉमस पॉज ने नैतिक और कानूनी वैश्विक नागरिकता के बीच में अंतर किया है। और याद रखिए कानूनी नागरिकता क्या, नैतिक नागरिकता क्या है। कानूनी वैश्विक नागरिकता एक सार्वभौमिक गणराज्य का आदर्श प्रस्तुत करती है। सभी व्यक्तियों को समान कानूनी अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। नैतिक वैश्विक नागरिकता ये हमारे व्यवहार और निर्णय को नैतिक सीमाएं लगाती है। तो कानूनी वैश्विक नागरिकता ये बिल्कुल इसी के प्रकार से संस्थागत वैश्विक नागरिकता और नैतिक वैश्विक नागरिकता जो नैतिकता को नियंत्रित करती है, आपकी नैतिकता को कंट्रोल करती है, हमारे व्यवहार के निर्णयों पर नैतिक सीमाएं लगाती है। इसे हम कहते हैं नैतिक वैश्विक नागरिकता, यानी मोरालिटी का नागरिक कॉन्सेप्ट।
और एक दुनिया की वैश्विक नागरिकता। ठीक है, कोई खास नहीं है, बस आप दो कॉन्सेप्ट को याद रखें, कानूनी वैश्विक नागरिकता, नैतिक वैश्विक नागरिकता। यहाँ भी नैतिक वैश्विक नागरिकता व्यक्ति के ऊपर करती है, संस्थागत वैश्विक नागरिकता दुनिया की संस्थाओं के बारे में बात करती है। कुछ किताबें हैं, एक दो किताबें पूछी गई थी, ये किताब इंपॉर्टेंट है, किमलिका की बहुसांस्कृतिक नागरिकता, ये पूछी गई है, तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट भी है, किमलिका की बहुसांस्कृतिक नागरिकता, कई बार से क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, चलिए बाकी किताबें आपने देख सकते हैं, कुछ खास किताब इसके अंदर नहीं है। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, ठीक है, इंपॉर्टेंट किताब है किमलिका की। थैंक यू गाइस। तो ये था नागरिकता का टॉपिक। इसमें आप लोगों को लगा होगा सर क्या पूछ रहे हो भाई, नागरिकता के भी विचार है बस बेसिक। तो गांधी वैश्विक नागरिकता की बात करते हैं, नागरिकता वैश्विक और राष्ट्रीय है। मार्क्सवादी नागरिकता को तत्कालिक मानते हैं, बेकार मानते हैं। उदारवादी नागरिकता को व्यक्ति को महत्व देते हैं, समुदायवादी समुदाय पर महत्व देते हैं। बहुलवादी नागरिकता के सारे कॉन्सेप्ट मानते हैं। दो चार विचार है, इनको आप देखना है, बस और कुछ भी नहीं इसके अंदर। टॉपिक था, अच्छा था, टॉपिक आपका कवर हो गया। ठीक है, बेसिक से कॉन्सेप्ट है नागरिकता। हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा नागरिकता। नागरिकता का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, यूपीपीसीएस को, यूपीएससी को, या यूपीएसआई, बीपीएसआई, टीपीएससी, किसी एग्जाम को दे रहे हो तो नागरिकता के टॉपिक से प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नागरिकता का टॉपिक क्या कहता है, अगर यूजीसी नेट जो भी एग्जाम आप क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। नागरिकता के टॉपिक में लेटेस्ट चीजों की बातचीत भी कर लूंगा मैं, एकदम करंट की चीजें भी आपको बता दूंगा, करंट में क्या चल रहा है नागरिकता के टॉपिक में, सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, क्या क्या है नागरिकता के टॉपिक में। नागरिकता संविधान के भाग 2 में देखने को मिलती है, यानी संविधान की बात करें तो संविधान का जो भाग 2 है वो नागरिकता से डील करता है, और जिसमें आर्टिकल्स हैं आपके 5 से लेकर 11 नागरिकता की बातचीत करते हैं। तो भारत में नागरिकता अगर हम बातचीत करें, ये है नागरिकता के आर्टिकल्स। नागरिकता की प्रकृति देखें कि भारत में नागरिकता की प्रकृति है किस प्रकार की। देखो, भारत में नागरिकता की प्रकृति देखेंगे, पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत में नागरिकता की प्रकृति कैसी है। तो भारत में एकल नागरिकता है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, सर एकल नागरिकता क्या होती है। एकल नागरिकता का सीधा तात्पर्य है कि भारत में एकल सिटीजनशिप है, सिंगल है, यानी भारत में केंद्र और राज्य की नागरिकता अलग अलग नहीं है। तो भारत में केंद्र और राज्य की नागरिकता में सिर्फ केंद्र की नागरिकता है, राज्यों की नागरिकता का प्रावधान हमारी कंट्री में नहीं। पहली बात तो समझ आ गई। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत में एकल नागरिकता अन्य राष्ट्रों के संबंध में भी है, यानी भारत में केवल आप भारत की राष्ट्रीयता ले सकते हैं, भारत की नागरिकता ले सकते हैं, किसी अन्य देश की राष्ट्रीयता नहीं ले सकते। तो भारत में चाहे हमारे देश के अंदर की बात करो और चाहे देश के बाहर की बात करो, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में नागरिकता का सिंगल कॉन्सेप्ट है, यानी इंडिया के अंदर भी और इंडिया से बाहर भी आप नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते। एकल नागरिकता कॉन्सेप्ट आपको हमारे देश में देखने के लिए मिलता है, सिंगल प्रकार की सिटीजनशिप हमारी कंट्री में आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब नागरिकता का जो विचार है सिंगल हमने कहां से लिया है, तो एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है हमने ब्रिटेन से लिया है। ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, और इससे होता क्या है, कई बार प्रश्न बन जाता है कि एकल नागरिकता का सिद्धांत किस चीज को बढ़ावा देता है। तो एकल नागरिकता का जो सिद्धांत है ये बढ़ावा देता है राष्ट्रीय एकता, क्योंकि राष्ट्रीय एकता इससे मजबूत होती है अगर नागरिकता एकल होती है। तो अगर नागरिकता द्वैरी होती है तो राष्ट्रीय एकता के खिलाफ चली जाती है। 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट यहाँ से बनते हैं प्रकृति को लेकर कि हमारी कंट्री नागरिकता की प्रकृति किस प्रकार की। अब एक प्रश्न आता है कि दुनिया में जो मानव है, राजनीतिक जो मानव है, ये कई प्रकार का होता है, तो नागरिक होते कौन है। नागरिक का मतलब क्या है, देखो दुनिया में जो मानव है, अगर मानव की बात करोगे तो मानव को देखोगे तो राजनीतिक जो मानव है, अगर बात करो राजनीतिक मानव की, तो राजनीतिक मानव जनरली जो है वो 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है नागरिक, एक होता है नागरिक, एक होता है विदेशी। कौन होता है विदेशी। एक होता है शरणार्थी, जिसे बोलते हैं रिफ्यूजी, शरणार्थी अगर उन्हें रिफ्यूजी। और तीसरा होता है जिसे बोलते हैं राज्यवीर, क्या नाम देते हैं, स्टेटलेस। राज्यवीर, स्टेटलेस, इसको हम नाम देते हैं स्टेटलेस। तो ये 4 प्रकार का है, शरणार्थी यानी रिफ्यूजी, रिफ्यूजी यानी शरणार्थी, और ये विदेशी यानी फॉरेनर, ठीक है, और ये नागरिक यानी सिटिजन। दुनिया में जो भी कंट्री है उसमें 4 प्रकार के नागरिक लोग रहते हैं। पॉलिटिकल जो उम्र है उसके 4 प्रकार होते हैं। दुनिया में 4 प्रकार के मानव रहते हैं, आप जहां भी हो 4 प्रकार के मानव होंगे। जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, जो भी कंट्री है इसमें 4 प्रकार के लोग रहेंगे। अमेरिका है, जैसे आज हमारा देश है, तो या तो हमारे देश में हम लोग रह रहे हैं, हम नागरिक है, या कोई हमारी कंट्री में घूमने आया विदेशी है, या कोई ऐसा व्यक्ति हमारी कंट्री में रह रहा है जो घूमने नहीं आया, तो बांग्लादेश से भागकर आया, पाकिस्तान से भागकर आया, उसको हमने शरण दी थी, तो वो शरणार्थी हो गया। विदेशियों के पास अपनी नागरिकता रहती है, वो कुछ समय के लिए आते हैं। शरणार्थियों के पास किसी की नागरिकता नहीं रहती, वो हमारी कंट्री में शरण लेंगे। राज्यवीर का मतलब होता है ऐसे लोग जिनका देश ही खत्म हो गया, जैसे सीरिया है, सीरिया में वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सरकार ने, लोगों ने उनको बम ब्लास्ट कर दिया या कुछ हो गया। कल को मान के चलो सीरिया के अलावा और भी जो कंट्री आजकल जैसे रूस यूक्रेन का वार चला, यूक्रेन बिल्कुल खत्म हो जाए, कल को पाकिस्तान खत्म हो जाए, इतनी आराम हरकत कर रहा है पाकिस्तान, खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो राज्यवीर हो जाएगा पाकिस्तान, तो वहाँ कोई राज्य खत्म हो गया, तो ऐसे लोग भी आएंगे। अब इन्हें कोई शरण नहीं दे रहा राज्यवीर लोगों को, तो कहाँ रहेंगे, समुद्र में रहेंगे। तो स्टेटलेस लोग होते हैं, समुद्र में रहते हैं। देखा ना जब सीरिया में हुआ तो प्रियंका चोपड़ा उनसे मिलने गई, प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि तुम दुनिया में क्यों डर रहे हो, तुम्हारा कोई नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारी, आओ मेरे सीने से लग जाओ, मैं ही तुम्हारी हूं, इस दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं। इसे नाम देते हैं राज्यवीर, स्टेटलेस। तो दुनिया में पॉलिटिकल उम्र 4 प्रकार का होता है। अब नागरिक क्या होते हैं, देखो नागरिक वो व्यक्ति होते हैं, नागरिक उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें किसी राष्ट्र के, किसी देश के राजनीतिक और सिविल, यानी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं वो किसी को प्राप्त होते हैं, यानी पॉलिटिकल और ये कैसा हो गया, सिविल। यानी नागरिक उन लोगों का समूह होता है जिन लोगों को उस राष्ट्र के सिविल और पॉलिटिकल अधिकार प्राप्त होते हैं, उन लोगों के समूह को नागरिक कहते हैं। जैसे हम लोग कंट्री में अपने, तो हमारी कंट्री में चुनाव लड़ने का अधिकार हमें प्राप्त है, हमें सिविल अधिकार प्राप्त है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गए वगैरह वगैरह, सिविल अधिकार है। तो जिस भी कंट्री में जिन लोगों को सिविल और पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त होते हैं उनको हम नागरिक के नाम से जानते हैं, तो इसे नागरिक कहते हैं। विदेशी कौन है, जो किसी कंट्री में घूमने के लिए आए, किसी और की नागरिकता है। शरणार्थी कौन है, जिन्हें किसी राष्ट्र की तरह शरण दे दी गई। और राज्यवीर कौन है, जिनके पास अपना कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, उन्हें राज्यवीर कहते हैं। तो पॉलिटिकल जो ह्यूमन है, राजनीतिक जो प्राणी है मानव, उसके 4 प्रकार आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। वो 4 प्रकार का होता है, जनरली 4 प्रकार का पॉलिटिकल ह्यूमन बीइंग देखने को मिलता है आपको। प्रश्न कई बार यहाँ से एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। अब प्रश्न आता है गुरुजी हमारी कंट्री में नागरिकता के आर्टिकल्स क्या है, 5 से 11 में क्या लिखा हुआ है। बड़े बेसिक प्रकार के प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं। तो जनरली नागरिकता की जो टॉपिक है वो 2 पार्ट में टूटता है। एक मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ते हो आर्टिकल 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या, 8 क्या, 9 क्या, 10 क्या, 11 क्या। एक आप पढ़ते हो नागरिकता की एक्ट क्या है, तो एक्ट वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1955 का अधिनियम है, सीए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोविजन है जो आपको विशेष तौर पर ध्यान देने चाहिए। चलिए हम तो पहले जान लेते हैं कि बेसिक क्या है, आर्टिकल 5 क्या है।
आर्टिकल 5 भारतीय संविधान का सबसे पुराना आर्टिकल है, सबसे पहले लागू होने वाला आर्टिकल यही है। संविधान के जो आर्टिकल लागू हुए आपने पुरानी क्लास में देखा है, उसमें आर्टिकल 5 पहले लागू हुआ था। 5, 6, 7, 8, 9 देखा ना आपने, 8, 314, तो वो आर्टिकल 5 पहले लागू हुआ, एक बाद में लागू हुआ। तो आर्टिकल 5 किस क्या बोलता है? ये जितने आर्टिकल है ना 5, 6, 7, 8, ये सब उस समय की बात करते हैं, यानी जब देश आजाद हुआ तो उसमें भारत का नागरिक कौन था, जो संविधान लागू हुआ तो उसमें भारत का नागरिक कौन था, ये उन सारी चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। क्योंकि उस समय पाकिस्तान अलग हो रहा था, तो डिसाइड करना था कि हमारे देश का नागरिक कौन है, हम किसके अंदर आएंगे, कौन हमारा नागरिक है, कौन इंडियन है और कौन पाकिस्तानी है। तो आर्टिकल 5 तय करता है, बताता है, ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन था, यानी रसोड़ी में उस समय कौन था, नागरिक कौन था, वो वाज द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड 26 जनवरी 1950, उसमें भारत का नागरिक कौन था। इसमें बताता है कि जिसके पास भारत का मूल्यवास हो, जिसके पास भारत का मूल्यवास था, ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब उसका जन्म भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक होगा, भारत में हुआ हो, या उसका नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं है, उसके माता या पिता, दादा या दादी का जन्म भारत में हुआ हो, का जन्म भारत में हुआ हो, सेकंड पोजीशन ये है। और थर्ड है या संविधान लागू होने से 7 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहे हैं, संविधान लागू होने के 7 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहे हैं। अब होना क्या चाहिए गुरुजी? देखो ये तो होनी चाहिए, और इनमें से कोई एक होनी चाहिए, इसलिए मैं या लगाए, इनमें से कोई एक आपके पास चीज होनी चाहिए, या तो आपका जन्म भारत में हो गया हो, या आपका नहीं हुआ, बाद में पैदा हुआ, आपके मम्मी पापा को हो, या आप संविधान लागू होने से 7 साल पहले से भारत में रह रहे हो। इन तीनों में से कोई एक हो और आपके पास भारत का मूल्यवास हो, ऐसा व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक माना जाएगा। तो प्रश्न आपके सामने एग्जाम में बन जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन था। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, इसमें आपको याद रखना है मूल्यवास तो है ये, प्लस इसमें से कोई एक होना चाहिए। उस व्यक्ति को 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक माना जाएगा। सिंपल तरीका इसका ये जानने का कि उसमें भारत का नागरिक कौन था। ये आज की बात नहीं कर रहा, उस समय की बात कर रहा है। आज भारत का नागरिक कौन है ये पता करने के लिए 1955 का अधिनियम है कि सारे चैप्टर को आप पढ़ो उस समय के दृष्टिकोण से, उस समय भारत का नागरिक कौन था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 6। देखो आर्टिकल 6 और 7 जो है सिमिलर आर्टिकल है। आर्टिकल 6 बोलता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले, और आर्टिकल 7 बोलता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले। तो पहले मुसाफिर आने वाले, फिर मुसाफिर जाने वाले, पहले पाकिस्तानी भागकर इंडिया आए। तो आर्टिकल 6 बोलता है पाकिस्तान से भारत जाने वाले, भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान, आने वाले लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान, नागरिकता के संबंध में प्रावधान। ठीक है भैया, ठीक है। आने वाले लोगों की नागरिकता संबंध में क्या प्रावधान है भैया? सिंपल सी बात। तो क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता संबंध में प्रावधान, यानी आपको एक दिमाग में मैप याद रखना है कि जो लोग पाकिस्तान से बात कर इंडिया, उनकी नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान। ये आपको कैसे याद रखना होगा? देखो सिंपल भाषा में समझना है इसको, कैसे याद रखोगे। अब पाकिस्तान से कोई भारत कैसे आया, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान तो कैसे आए? ये कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, एक तारीख है 19 जुलाई 1948। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया या इसके बाद आया, यहां से पूरा माजरा बदल जाता है। अगर पहले आ गया तो भारत का नागरिक हो गया, सुते, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यानी कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आया तो अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया तो हमारा हो गया, मेरा हो गया यार सजना, तेरा हो गया यार सजनी, हो सजनी, तुम्हारा हो गया। अगर वो इसके बाद आया है तो उसको 6 महीना निवास करने के बाद, 6 महीना निवास करने के बाद भारत की नागरिकता का प्रावधान था। जैसे आपने देखा होगा ना, मिल्खा सिंह वगैरह आए थे तो उनको रहना पड़ा था बॉर्डर पे 6 महीना। क्यों रहना पड़ा था 6 महीना? और ऐसा क्या था 19 जुलाई 1948 के दिन? 19 जुलाई 1948 के दिन इंडिया पाकिस्तान का परमिट प्रणाली लागू हुआ था। परमिट यानी इस तारीख से बाद जब भी कोई आएगा तो उसका परमिट बने, इस तारीख से पहले जो भी आ गया उसको परमिट की आवश्यकता नहीं है। तो इस स्थिति को परमिट प्रणाली लागू हुई, ये आपके दिमाग में याद रहे। इस स्थिति को परमिट प्रणाली, परमिट सिस्टम स्थिति को लागू हुई, इसीलिए ये तिथि इंपॉर्टेंट है। यानी इस डेट से पहले आ गया तो हमारा हो गया, इस डेट के बाद आया तो 6 महीने रहेगा बॉर्डर पे, और 6 महीने रहने के बाद उसे क्या मिलेगा? परमिट मिलेगा, तब इंडिया में जाके प्रवेश करेगा। लेकिन इंडिया के परमिट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 19 जुलाई 1948। एक क्वेश्चन तो यहां से बन सकता है, और इसके बाद 6 महीने निवास करना पड़ता था। और क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल बनेगा कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान किस आर्टिकल में? तो आपको याद रखने कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान है वो इस आर्टिकल के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत बेसिक तरीके से। आर्टिकल 6 के पूरी उम्मीद आपकी समझ आ गया आर्टिकल 6 क्या है। और सेम उल्टा आर्टिकल 8 है, 7 है। 7 क्या कहता है गुरुजी? 7 सेम बात कहता है। 7 क्या कहता है? 7 कहता है, आर्टिकल 7 को पढ़ेंगे तो 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान, लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान। गुरुजी ये क्या मतलब हुआ? हाँ बेटा, ये संबंध में प्रावधान यानी ये क्या प्रोविजन है नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान है? यानी सिंपल सा मतलब हुआ कि यहाँ देखो दोबारा से इंडिया का मैप बनेगा। अब इंडिया से लोग पाकिस्तान जा रहे हैं सनी देओल की सरकार है अपनी सकीरा को लेने के लिए, उसके बारे में क्या प्रावधान है? अब भाई सनी देओल अगर इंडिया से पाकिस्तान गया, कोई डेट आपको पता है? इसमें क्या कहा गया? इसमें 2 डेट है। 1 मार्च 1947। अगर कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान गया 1 मार्च 1947 के बाद गया, इससे पहले गया कोई दिक्कत की बात ना, हम दोनों एक ही थे। 1 मार्च 1947 के बाद गया, ठीक हो चला गया, और लौटकर अगर वो 19 जुलाई 1948 तक सकीना को लौटकर आ गया लेकर, तो कोई समस्या की बात नहीं है, इस बीच में कोई समस्या नहीं है, भारत का नागरिक बन जाएगा।
ठीक है, ऑलरेडी भारत का नागरिक है, कोई समस्या की बात नहीं। अगर हमारा ही नागरिक 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो बड़ा सिंपल सिस्टम है, उसे 6 महीना क्या करना पड़ेगा, 6 महीना निवास करना। ही हैव टू रिजाइड फॉर 6 मंथ्स, और उसके बाद उसे क्या मिलेगी, उसके बाद उसे भारत की नागरिकता प्रदान करी जाएगी। यानी गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ, तो बेटा मीनिंग हुआ कि 19 जुलाई 1948 एक खास डेट है। इस डेट के बाद अगर इंडिया में कोई भी आएगा पाकिस्तान से तो उसको क्या चाहिए, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, उसे गुरुजी परमिट चाहिए। यस बेटा, उसको चाहिए परमिट। तो इसके बाद जो भी आता है उसे परमिट चाहिए। तो परमिट के बाद यहाँ से चीजें लेकर जाता है आगे, इससे पहले आ गया तो हमारा हो गया। इस क्लास में मैं आपको पॉलिटी पावर पैक के जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू जो है, उनका भी ध्यान देता चलूंगा, उनको आप ध्यान से पढ़ते जाना। पॉलिटी पावर पैक के एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट है, कोई बात देख लेना ध्यान से, क्या क्या उनके अंदर है, टॉपिक वाइज में सोल्व कर लेना, फिर आपको बेहतरीन मजा आ जाएगा। अगर आपने टॉपिक वाइज पढ़ लिया पॉलिटी पावर पैक के एमसीक्यू, यकीन मानिए आगामी जितनी आपकी परीक्षा है सब परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। 25 में 26 में जो भी आएगा सब में आपको बहुत बढ़िया, ठीक है। ये प्रणाली लागू करेगी इस देश में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल नंबर 7, कुछ आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है, देखो आर्टिकल नंबर जो 8 का प्रोविजन है बड़ा सिंपल सा प्रोविजन है। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 8 कहता है भारत से बाहर रहने वाले, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए, देखो आज के लिए नहीं है, भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता की प्रावधान, नागरिकता की प्रावधान। तो नागरिकता के प्रावधान क्या है, भारत से बाहर रहने वाले, यानी इंडिया से बाहर रहने वाले भारतीय, पीडीएफ मैंने इसकी डलवा दिया आप लोगों के लिए, पीडीएफ से भी आप क्या करोगे, आप चीज पर देखते जाओगे। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय लोगों के लिए नागरिकता की प्रावधान, इसमें क्या कहता है, सिंपल सी बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति के माता या पिता, किसी व्यक्ति के माता या पिता, दादा या दादी, दादा या दादी, नाना या नानी, नाना या नानी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है, अविभाजित भारत में हुआ, अगर का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है, दादा या दादी, नाना या नानी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है, अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, अविभाजित भारत में हुआ है, तो उन्हें भारत की नागरिकता के संबंध में प्रावधान, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कब दी जाएगी, जब उस व्यक्ति ने जन्म के 1 वर्ष के बाद, जन्म के 1 वर्ष के बाद, जन्म के 1 वर्ष के बाद भारतीय दूतावास में क्या करा लिया हो, भारतीय दूतावास में पंजीकरण करा लिया। यानी किसी व्यक्ति के माता या पिता और उसके दादा या दादी या नाना या नानी, किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है, अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, तो उस बच्चे का जन्म जैसे हुआ, उस बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर अगर आपने उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा दिया, जहां वो पैदा हुआ है वहां भारतीय दूतावास हुआ, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये प्रोविजन भी तब के लिए था, हालांकि प्रोविजन आज भी लागू होता है। अगर मान के चलो आप कहीं रह रहे हो बाहर, तो आपका बेटा हुआ, तो माता पिता उसके इंडिया से हुई, बेटी हुई, तो आपने जन्म के उसके 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करा दिया कि हमारे बच्चा हुआ है, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर आपने नहीं कराया तो अलग प्रोविजन लागू होंगे। तो दादा या दादी, नाना या नानी अविभाजित इंडिया में पैदा हुए, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, इसलिए देखो क्या अनडिवाइडेड का मतलब क्या हुआ, जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुए थे उससे पहले पैदा हुए, तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रोविजन। अब बोलोगे सर डिवाइडेशन के बाद पैदा हुए, इसके लिए 1955 का अधिनियम बताएंगे लोग, ये सारे आर्टिकल पुराने आर्टिकल है, तो उस समय की बातचीत करते, आज की बातचीत नहीं करते। तो आर्टिकल 8 उस समय की बातचीत करते हैं। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 सिंपल बात करता है, ये कहता है कि अगर किसी नागरिक ने, अगर किसी नागरिक ने, अगर किसी नागरिक ने किसी अन्य देश की, यानी भारत के अलावा किसी अन्य देश की, यानी अब इंडिया के नागरिक है और भारत के अलावा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, किसी अन्य देश की नागरिकता क्या कर ली, ग्रहण कर ली। इफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया हुआ, इफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एक्वायर, वॉलंटरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, नागरिकता ग्रहण कर ली, तो भारत की नागरिकता तो क्या होगा, तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग निकलता है कि इंडिया में जो नागरिकता का प्रोविजन है, इंडिया में एकल नागरिकता का प्रावधान है, इंडिया में एकल नागरिकता, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो आपकी भारत की नागरिकता क्या होगी, ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंडिया की नागरिकता आपको एक ही मिलेगी, एकल नागरिकता का प्रोविजन है, तो आपकी भारत की नागरिकता क्या होगी, खत्म हो जाएगी। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इंडिया में आपको देखने के लिए बात समझ आ रही है, एकल नागरिकता का प्रोविजन, वही नागरिकता का प्रोविजन। अगर किसी अन्य देश की नागरिकता आपने ग्रहण कर ली तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। बच्चे पूछते हैं गुरुजी कई सारे एक्टर ऐसे नागरिकता ग्रहण कर लिया देश की, ऐसा नहीं है, वो भारत की नागरिक है। अगर किसी अन्य देश की नागरिक बन गई ना, इंडिया की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। 1955 के अधिनियम में सेम बात हम दोबारा से जानेंगे, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। तो ये आर्टिकल 9 की बात हो गई। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है, ये सारे आर्टिकल बड़े बेसिक आर्टिकल है। आर्टिकल 10 ये कहता है कि नागरिकता की जो आर्टिकल्स आपने पढ़े 5, 6, 7, 8, 9, ये जो भी आर्टिकल्स आपने पढ़े, नागरिकता के जो भी प्रावधान आपने पढ़े, तो नागरिकता के प्रावधान संसद के अधिनियम बनाने तक बने रहेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, नागरिकता के जो प्रोविजन आपने पढ़े, ये सारे प्रोविजन संसद के अधिनियम बनाने तक, संसद के अधिनियम बनाने तक बने रहेंगे। यानी जब तक संसद अधिनियम नहीं बनाएगा, अधिनियम बनाने तक बने रहेंगे, यानी जब तक संसद अधिनियम नहीं बनाएगा ये सारे के सारे प्रोविजंस बने रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये कहता है, इसका मतलब क्या निकला, सिंपल मतलब निकला कि नागरिकता के जितने भी आर्टिकल्स हैं, जो प्रोविजंस है, टिल द पार्लियामेंट जब तक इन्हें चेंज नहीं करेगा तो नागरिकता के सारे अधिनियम जो है, इनके जो प्रोविजंस है, इसी प्रकार से बने रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं। इसका मतलब तो नागरिकता के संबंध में नियम बनाने की पावर पार्लियामेंट को दी गई है। जब पार्लियामेंट कोई लॉ बना देगा तो इनका प्रभाव जो है ऑटोमेटिक, क्योंकि तत्कालिक थे ना। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि नागरिकता के आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 कैसे थे, ये तात्कालिक थे, वर्तमान समय के लिए थे।
ये तात्कालिक थे, उस समय इनकी आवश्यकता थी, आज समय आवश्यकता नहीं है। तात्कालिक यानी उस समय इनकी रिक्वायरमेंट थी, उस समय बेहद जरूरी थे। आज के समय की बात नहीं है। तात्कालिक यानी उस समय बेहद जरूरी थे, तात्कालिक थे, ठीक है, उस समय के जरूरी थे। अब क्या है गुरुजी? तो देखो नागरिकता के संबंध में लॉ बनाने की पावर किसके पास? संसद के पास है। तो आर्टिकल 11 साफ तौर पे क्या बोलता है? अगर आर्टिकल 11 पढ़ोगे तो आर्टिकल 11 ये बात बोलता है साफ तौर पे, क्या कहता है कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति, विधि या कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद में निहित है। इसमें निहित है संसद में, यानी शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है। लॉ मेकिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप इज ओनली वेस्टेड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ संसद में निहित है। इसका मतलब क्या निकलता है कि नागरिकता के संबंध में जो भी लॉ बनेगा वो सिर्फ कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। इसका मतलब क्या निकला कि नागरिकता जो है वो संसद का विषय है। तो नागरिकता राज्य सूची का विषय नहीं है। तो ममता बनर्जी कुछ भी कह ले, लेकिन नागरिकता के संबंध में जो लॉ बनाने की पावर है वो संसद के पास है। उसे ममता बनर्जी क्यों कह रही थी सीए लागू नहीं करेंगे? उन्होंने सही से पॉलिटी को पढ़ा नहीं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो नागरिकता के संबंध में लॉ बनाने की जो पावर है वो संसद को प्राप्त है। और संसद में देखो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 पहले से बने हुए थे। अब संसद को हमने पावर दी थी कि संसद नागरिकता के संबंध में लॉ बनाएगा। अब आगे के लिए यानी 1950 से बाद के लिए तो संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके नागरिकता के संबंध में कानून बनाए। जैसे 1955 में बनाया, 1986 में बनाया, 92 में बनाया, 2003 में बनाया, 2005 में बनाया, 2015 में बनाया और 2019 में। अब बोले गुरुजी इसका क्या मतलब हुआ? नागरिकता के जो लॉ बने ना, 1955 में भी सीए आया था। इसको बोलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। सीए का मतलब क्या है? तो सीए 19 थोड़ी ना आया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। अधिनियम का मतलब क्या हुआ? एक्ट। तो सी मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट मतलब संशोधन, एक्ट मतलब अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो अधिनियम जो है सीए जो है ये 86 में भी आया है, उसके बाद 92 में भी सीए आया है, उसके बाद 2003 में भी सीए आया है, उसके बाद 2005 में भी सीए आया है, 2015 में भी सीए आया है, फिर 2019 में भी सीए आया है। तो कितनी बार संसद ने नागरिकता के संबंध में कानून बनाए? यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा पूछेगा कि नागरिकता के संबंध में कानून संसद ने कब कब बनाए? तो 55, 86, 92, 3, 5, 15 और 19। ये नागरिकता के संबंध में कानून है संसद ने बनाया। यानी हमारी कंट्री में संसद को लॉ बनाने की पावर है नागरिकता के संबंध में। गुरुजी ये तो बड़ी अलग बात बताई। हाँ बेटा, अब इन कानूनों में क्या ऐसी पावर है जो इसने बनाए? देखो 1955 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 86, 92, 3, 5, 15 में थोड़ा जानेंगे क्या हुआ था, 19 में पूरा पड़ा। इनके बीच में इनकी चर्चा आएगी क्या क्या हुआ था, 55 में नागरिकता के नियम क्या थे और कैसे कैसे नागरिकता के नियम बदले। तो गुरुजी आज जो नागरिकता ग्रहण करने की जो कानून है 1955 के अधिनियम के अनुसार है, और इस 55 के अधिनियम में बार बार संशोधन हुआ। इसी अधिनियम में 19 संशोधन हुआ, सीए 19 बोलते हैं। तो मूल लॉ क्या है? तो गुरुजी मूल लॉ जो है वो 1955 का अधिनियम है, यानी 1955 का अधिनियम नागरिकता का मूल कानून है। इसके बाद कानून बने हैं, बिगड़े हैं, बने हैं और उनमें परिवर्तन होता चला गया समय के अनुसार। मुझे पूरी उम्मीद आपकी समझ में आते बातचीत आ गई। यानी 1955 का अधिनियम नागरिकता का मूल कानून है, मूल। इसके बाद कानून बदलने लगे। तो आप कैसे बताओगे? 55, 86, 92, 3, 5, 15, 19 ये नागरिकता के विधेयक है, इनमें बदलाव होता है। ये सीए के लिए सारे के सारे अधिनियम है, विधेयक अधिनियम। और टॉपिक डाल देते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। हम टॉपिक डाल लें नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। इसे मैं क्या नाम दूंगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो क्या हो गया? सीएए। बोलो हाँ या ना? कुछ बच्चों को लगता है सीए 19 में आया, ऐसा नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। इसमें नागरिकता ग्रहण करने के तरीके आपसे पूछेगा। इसमें नागरिकता ग्रहण करने के तरीके कितने और नागरिकता समाप्त करने के तरीके कितने? ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आता है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। इसमें नागरिकता ग्रहण करने के तरीके कितने? इसमें नागरिकता ग्रहण करने के तरीके आपके 5 है। 5 तरीके नागरिकता ग्रहण करने के। पहला तरीका जन्म से। दूसरा तरीका वंश से। तीसरा है देशीकरण से। चौथा है किसी भूभाग को मिलाकर। और एक था पंजीकरण से। जैसे बोलते हैं बाई रजिस्ट्रेशन, बाई इनकॉर्पोरेटिंग एनी लैंड एरिया, ये है देशीकरण बाई नेचुरलाइजेशन, वंश से बाई डिसेंट और जन्म से बाई बर्थ। ऐसे यहां देखेंगे तो यहां भी 3 तरीके समाप्त करने के। पहला है परित्याग करना, दूसरा है वंचित करना और तीसरा है समाप्त करना। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये तरीके 3 है, अब ये तरीके 5 है। तो जनरल एग्जाम्स में क्या होते हैं? पूछ लेता है नागरिक 1955 के अधिनियम में नागरिकता समाप्ति के तरीके कितने? तो आप बताएंगे 5 है। और पूछ लेता है समाप्ति के तरीके 3 है और पूछता है प्राप्त करने के तरीके कितने? प्राप्त तरीके बताओगे 5 है। तो किसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है वो ये पूछ ले, हो सकता है ये पूछ ले। अगला स्टेप क्या है? फिर इनमें से कोई पूछ लेगा कि इनमें से 5 तरीकों में से कौन सा तरीका नहीं है, बैंक में पैसे जमा करके, पढ़ाई लिखाई करके, कुछ पूछ सकता है। तो आपको याद रहे जन्म से, वंश से, देशीकरण से, भूभाग को मिलाकर, पंजीकरण से। एक एडवांस लेवल हो गया। बेसिक क्या हो गया? कितने तरीके से ग्रहण करते हो? 5 तरीके से। एक क्वेश्चन हो गया। 5 में से कौन सा तरीका? एडवांस लेवल एक क्वेश्चन हो गया। समाप्त करने के तरीके कितने? 3 क्वेश्चन हो गया। उनमें से कौन सा एडवांस हो गया? और एडवांस क्या है? तो जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त करी जाती है, ये और एडवांस है, और उसमें भी कुछ एडवांस है। तो ऐसे करके आपको एग्जाम की लेयर तोड़नी होती है कि व्हाट एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू, और आप कैसे कैसे चीजों को तैयार कर रहे हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में यहाँ तक चीजें आ गई है। अब जन्म से कैसे? जन्म से अगर मैं जन्म से देखूं तो जन्म से नागरिकता कैसे ग्रहण की जाती है? जन्म से देखो, अगर मैं बाई बर्थ की बात करूं कि बाई बर्थ नागरिकता कैसे मिलेगी, बाई बर्थ यानी जन्म से। देखो कैसे, इससे पहले प्रोविजन था किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ। 1955 में था किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ तो उसे क्या होगा? उसे जन्म से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अभी तो बड़ी समस्या की बात थी। 1955 में यही कानून था।
किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। समस्या क्या थी, कोई आदमी भारत में घूमने आ रहा है, एयरपोर्ट पे आया, बच्चा हो गया, भारत का नागरिक हो गया। कोई आगरा घूमने आया, बच्चा पैदा हो गया, भारत का नागरिक हो गया, नहीं। कोई पटना घूमने आया, बच्चा पैदा हो गया, भारत का नागरिक हो गया, नहीं। तो किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ, पहले प्रोविजन था 1955 के समय पे, बोला ये चीज सही नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर प्रोविजन ऐड किया गया कि नहीं ये सही नहीं है, और ऐड किया गया कि बच्चे के माता पिता में से, बच्चे के माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, यानी फिर ये प्रोविजन ऐड कर दिया 1986 में कि भैया बच्चे जन्म इंडिया में हुआ ठीक है, लेकिन उस बच्चे के मम्मी पापा में से कोई इंडियन हो। अब फिर एक समस्या आ गई, समस्या ये आ गई कि भाई कुछ ऐसे लोग थे पाकिस्तान से आए इंडिया में, शादी कर ली इंडिया में आके, कोई लड़की घूमने आई विदेश से, उसका वीजा 2 महीने का है, वीजा मतलब इंडिया में एंट्री के लिए उसको कार्ड मिलता है। अब वो शादी कर ली, यहाँ बच्चा पैदा हो गया 9 महीने, भाई सबको पता नहीं कब निकल गई, कोई लड़की आई घूमने ताजमहल और वहां से कोई लड़का उसे ले गया हमारे यहाँ के आसपास का, शादी कर ली उससे, उसके बच्चे पैदा हो गए। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो जो लड़की आई थी वो इलीगल थी, अवैध प्रवासी थी, क्योंकि उसका वीजा मात्र 2 महीने का था या 4 महीने का था, 6 महीने का था। तो अब जो बच्चा पैदा हुआ किसका बच्चा होगा, एक इंडिया का एक बाहर का है। अब बच्चे कौन लेके जाएगा, और बच्चा कहाँ का नागरिक बनेगा, ये समस्या पैदा हो गई। तो 1986 में देखेंगे तो 1986 में ये समस्या जो है पैदा हो चुकी थी कि बच्चा जो है ये कैसे 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 जो है क्या क्या होगा। तो ये अगले भी 1992 में हमने क्या किया था, इसमें बदलाव कर दिया था 1992 और 2003 में 86 92 3 5 15 मैंने आपको बताया था अभी 2003 में ये प्रोविजन कर दिया कि बच्चे के माता पिता में से, बच्चे के माता या पिता में से, माता पिता में से कोई एक क्या हो, कोई माता पिता में से दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। यानी ये प्रोविजन ऐड कर दिया कि दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, अवैध प्रवासी ना हो। यानी क्या बोल दिया, ये 2003 में कर दिया। ये देखो जी, अब क्या हो गया कि जिस बच्चे का जन्म भारत में हुआ ठीक है, उसके माता पिता में से कोई इंडिया का हो और ये दूसरा वाला है, मान लो इंडिया की मम्मी है तो पिताजी बाहर का है या पिता इंडिया का मम्मी बाहर की है, वो अवैध प्रवासी ना हो, इलीगल माइग्रेंट ना हो। यानी उसका ऐसा ना हो वीजा एक्सपायर कर गया हो, तो फिर वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे बच्चों का बच्चे होंगे अवैध प्रवासी ना हो, यानी इलीगल माइग्रेंट ना हो। अगर ऐसे लोगों के बच्चे होंगे जो इलीगल होंगे माइग्रेंट, इंडिया में अवैध तरीके से आएंगे, उनके बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये हो गया जन्म से। अतः इसका मतलब वर्तमान में क्या हुआ, किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ, उसके माता पिता में से कोई एक इंडियन हो, दूसरा वाला जो जोड़ी का है वो अवैध प्रवासी ना हो। ऐसे बच्चे जन्म इंडिया में अगर होगा तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो भाई इंडिया के रहने वाले, माता पिता दोनों। अब दूसरा जो अवैध प्रवासी भी नहीं है तो हमारे बच्चों को क्या है, हमारे बच्चों को मान सकते हैं गुरुजी, हमारे बच्चों को आराम से भारत की नागरिकता प्रदान करी जा रही है बड़े सिंपल तरीके से। डाउट तो नहीं है किसी को इसमें, ठीक है। अरे हाँ है ना, इसमें आप 1986 कर लेना, माने वाला क्लॉज अगले वाले में ऐड हो। 86 है, 3 है, 55 है, मैंने बाद में बोल दिया जल्दी जल्दी में। कोई डाउट किसी बच्चे में आता है, कोई समस्या? अब आपको याद रखना है डेट का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि डेट तो मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि संशोधन कब कब हुआ है, डेट से ही प्रश्न पूछा नहीं है एग्जाम, तो आपको उसको इतना याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। नागरिकता के टॉपिक में फैक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन फैक्ट कौन से पढ़ने हैं आपको ध्यान देना है, डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती इसमें। अगला आता है वंश से, यहाँ आएगा वो मानव वाला पॉइंट। देखो वंश से भारत की नागरिकता कैसे मिलती है। वंश से मतलब भाई आपका जन्म तो हो गया, जन्म से तो हो गया, वंश से मतलब आपके माता पिता में से नागरिकता वंश से कैसे मिलती है। तो इसका सिंपल तरीका है कि जो बच्चा है उस बच्चे के माता या पिता, बच्चे के माता या पिता, दादा या दादी, माता या पिता, दादा या दादी भारतीय हो, कोई एक भारतीय हो, या आप कह सकते हैं दोनों भारतीय हो सकते हैं, तो कोई एक भारतीय हो सकता है, दोनों को मिल सकते हैं। भारतीय हो यानी भारतीय में लिख देता हूं, कोई एक भारतीय हो, दादा हो या दादी हो, माता या पिता हो, कोई एक भारतीय हो। दूसरा, जन्म के 1 वर्ष के अंदर, जन्म के 1 वर्ष के अंदर बच्चे का पंजीकरण आवश्यक है, बच्चे का पंजीकरण भारतीय दूतावास में आवश्यक है। अब ऐसा क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो आप ये कह सकते हैं गुरुजी जन्म के 1 वर्ष के अंदर बच्चे का पंजीकरण भारतीय दूतावास में आवश्यक है, तो अभी सिंपल तरीका से ऐसी सिचुएशन होगी तो उसे वंश से नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये वाला जो प्रोविजन था, ये प्रोविजन 1992 का है, और ये वाला जो प्रोविजन था ये 2003 का प्रोविजन है। ये डेट भी आप चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो छोड़ सकते हो। तो माता पिता में से कोई भारतीय, दादा दादी में से, और बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर उसका आपने करा दिया पंजीकरण दूतावास में, तो बच्चा भारत का नागरिक बन जाएगा। बड़ी सिंपल तरीके से बात बताइए, सिंपल। अगर आपने नहीं कराया तो नहीं बनेगा। भाई कोई आपके परिवार का भाई है, वो भी बाहर रहता है, दिल्ली रहता है, वो शादी कर ले, बच्चे कर ले, और बच्चों के बारे में आपके पिताजी को ना बताए तो आपके पिताजी से प्रॉपर्टी देंगे नहीं देंगे, सेम प्रकार की चीज है। अगर बच्चा हो गया और बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन आप घर पे नहीं दे रहे हो तो उसका क्या फायदा होगा, 1 साल के अंदर बताओ भारत सरकार को, तो भाई बना देगा आपका देश का बच्चा। अगला आता है पंजीकरण के माध्यम से। देखो पंजीकरण से भारत की नागरिकता कैसे रिसीव होती है, पंजीकरण बाई रजिस्ट्रेशन। अब बाई रजिस्ट्रेशन अगर मैं देखूं तो भारत की नागरिकता कैसे मिलती है। पंजीकरण का तरीका बड़ा सिंपल है। पंजीकरण क्या है, यानी आप भारत के नागरिक नहीं है, कोई संबंध भी नहीं है आपका भारत के साथ, क्योंकि पहले तो आपने देखा संबंध था भारत के साथ, या तो आप भारत के नागरिक थे, आपके मम्मी पापा, या आपका जन्म इंडिया में हुआ था, इसमें कोई संबंध नहीं है, आप कहीं और क्यों। तो अगर कोई व्यक्ति भारत में 7 वर्ष निवास कर रहा है, 7 वर्ष कैसे 6+1 ईयर निवास कर रहा है, तो उसको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान कर दिया। अब 7 साल का मतलब क्या हुआ, और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसको शर्त है पंजीकरण माध्यम से नागरिकता देता है गृह मंत्रालय, नागरिकता गृह मंत्रालय प्रदान करता है, होम मिनिस्ट्री देती है। और कैसे 6+1 ईयर का मतलब क्या है कि जैसे आप सन 2000 में आए तो आप 2006 में एलिजिबल होगे नागरिकता लेने के लिए, अप्लाई कर दोगे, उसके 1 साल आपको लगातार भारत में रहना है, तब 2007 में जाके कहीं ना कहीं आपको नागरिकता प्रदान करिए। अब ऐसा नहीं कि आप सन 2000 में आए और आपने अप्लाई कर दिया 2010 में जाके, तो 2011 में जाकर मिलेगी नागरिकता,
यानी 6+1 का मतलब है अप्लाई कर दो आप, उसके 1 साल आपको भारत में कंटिन्यूस रहना है जिस दिन अप्लाई करोगे। तो 6 साल में आप रहे, आई गए, और जिस दिन आपने नागरिकता के लिए अप्लाई किया उसके 1 वर्ष आपको लगातार भारत में रहना है। तो लगातार भारत में रहना है, ये प्रोविजन है। इसके बाद आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। बड़ी सिंपल सी बात इसके अंदर कही गई है, ये पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों आपको याद है। इसके लगातार 1 साल आप भारत में निवास करो विदाउट किसी बच्चे को। ये पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता का प्रोविजन है। तो हमने पंजीकरण पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं देशीकरण। देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता कैसे मिलती है। अब देखो देशीकरण क्या होता है, जैसे ये आई सीमा आई, अब सीमा को नागरिकता भारत सरकार देना चाहिए, किसी आदमी को देना चाहिए। देशीकरण क्या होता है भाई, नेचुरलाइजेशन, यानी भारत सरकार किसी को भी नागरिकता दे सकती है। गुरुजी कैसे देगी भाई, भारत सरकार का अधिकार है, भारत सरकार किसी को नागरिकता दे सकती है। भारत सरकार को लगता है किसी आदमी का चरित्र बहुत अच्छा है, या कोई व्यक्ति, हमारी 8वीं अनुसूची है, अब कोई व्यक्ति 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी का ज्ञाता है, किसी भाषा का ज्ञाता है, तो उसे दिया जा सकता है। कोई ऐसा खास प्रोविजन नहीं है, दिया जा सकता है। या कोई बहुत बड़ा सिंगर है, कोई बहुत बड़ा एक्टर है, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, जैसे कि सिंगर है ना, हाँ मौला मुझे भी यस करा दे, 1 नहीं 2 4 दिला दे, उसको भारत की नागरिकता दे देगी। ऐसे कई लोग हैं जो भारत की नागरिकता मांगते हैं, सिंगर है, एक्टर है, 8वीं अनुसूची का एक्सपर्ट है, या वो भारत में बहुत लंबे समय से निवास कर रहा है, या भारत सरकार अच्छा चरित्र है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि भारत सरकार स्वतः, या कोई ऐसा आदमी जिसको नागरिकता प्राप्त नहीं हो पाई, ठीक है, किसके माध्यम से प्राप्त नहीं हो पाई, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त नहीं हो पाई, 7 साल बाद उसका पीरियड एक्सपायर हो गया, और वो 14 वर्ष से भारत में रह रहा है, 10+4 ईयर, यानी 10 साल तक आया गया, 4 साल से लगातार रह रहा है, और उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता नहीं मिल पाई। तो देशीकरण एक नागरिकता देने का अंतिम हथियार है। देशीकरण के माध्यम से किसी भी नागरिक को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है, इसको नाम देते हैं देशीकरण। देशीकरण यानी पूरा नेचुरलाइजेशन, लो आप भारत के नागरिक हो गए, काम करो। ये नागरिकता का अंतिम विकल्प है, अंतिम विकल्प है नागरिकता प्रदान करने का। अंतिम विकल्प का मतलब है कि ये आप अगर देश में पैदा नहीं हुए, आप देश में पंजीकरण नहीं करा पाए, आपके माता पिता देश में नहीं आए, कोई कनेक्शन नहीं है, भारत सरकार जाएगी ब्रह्मस में चलाएगी और आपको नागरिकता दे देगी ठक से। ये है भाई नेचुरल। अब प्रोविजन आता है गुरुजी, अगला प्रोविजन बताइए। तो अगला है किसी भूभाग को भारत में मिलाकर। अब देखो ये तो बहुत डिफरेंट है, किसी भूभाग को भारत में मिलाकर, यानी ये ब्रह्मस्त्र नहीं है ना, ये तो अलग कंडीशन है। कोई देश हमने जीत लिया, कल को पाकिस्तान को मारते हैं, ठीक है, अब पाकिस्तान को जीतने की सरकार तैयारी कर रही है। वैसे भी पाकिस्तान को अगर हम जीत लेते हैं, भाई कश्मीर में पाकिस्तान ये सब कर रहा है, जीत लेते हैं पाकिस्तान को, कल को पाकिस्तान ने कश्मीर में देते लोगों को मार दिया है, जो भी किया, हम कल को पाकिस्तान को जीत लेते हैं। अब पाकिस्तान के जो लोग निवास कर रहे हैं, सुंदर सुंदर लोग निवास करते हैं पाकिस्तान को, कहाँ के नागरिक बने। तो अगर पाकिस्तान में भारत का विस्तार हो गया, तो जमीन पर जो लोग निवास कर रहे हैं उन्हें भारत सरकार चाहे तो भारत की नागरिकता दे सकती है। मैंने सब बोला चाहे तो, वरना चाहे